नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। लेते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल जुड़ा है हर्बल पार्क से। हाल ही में भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी केरल, सी उत्तराखंड या डी मेघालय। इसका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधियों एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों और पारिस्थितिकी पर शोध करना है। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों की लगभग 40 प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से कई प्रजातियां IUCN की रेड लिस्ट के साथ साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लुप्तप्राय और खतरे की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत कहां हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिमाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय से भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना, जो कि 25 मेगावाट की होगी, उसकी शुरुआत की है। ये भारत सरकार द्वारा साल 2018 में नोटिफाइड फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम के तहत स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना है। जलाशय में स्थापित किया गया ये फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन एक उत्कृष्ट एंकरिंग डिज़ाइन का है, जो करीब 75 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 1 लाख से अधिक सोलर PV मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता विद्यमान है। प्रश्न संख्या 3, जन शिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, जन शिक्षण संस्थान ने कर्नाटक के वन्य क्षेत्र के भीतर आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है। 2, इस योजना की संपूर्ण फंडिंग भारत सरकार के अनुदान द्वारा होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है बी केवल कथन 2। हाल ही में जन शिक्षण संस्थान ने केरल के नीलांबुर वन्य क्षेत्र के भीतर कुछ दूर दराज की आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है। JSS की योजना को पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसे साल 1967 से देश में NGOs के माध्यम से लागू किया जा रहा है। वर्ष 2000 में इस योजना का नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया। ये योजना वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत आती है और इस योजना के लिए प्राथमिकता समूह में महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय के समुद्री जैव वैज्ञानिकों की एक टीम ने निम्न में से कहाँ समुद्री हरे शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी कच्छ की खाड़ी, सी लक्षद्वीप, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से समुद्री हरे शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे एसिटाबुलारिया जनकन्या के नाम दिया गया है। संस्कृत में जलकन्याके का शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्यांगना या महासागरों की देवी। उल्लेखनीय है कि भारत में पहली बार एस्टाबुलेरिया प्रजाति की खोज हुई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लगभग 4 दशकों के बाद शैवाल की किसी नई प्रजाति की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय इतिहास में वैगन ट्रेजेडी की घटना किस विद्रोह से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए संथाल विद्रोह, बी पबना विद्रोह, सी मोपला विद्रोह, या डी दक्कन विद्रोह। इसका सही उत्तर है सी मोपला विद्रोह। मोपला का संबंध केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले मलयाली भाषा मुसलमानों से जुड़ा हुआ है।
असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन के बाद 1921 में मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं का विद्रोह आरंभ हुआ था। दरअसल तत्कालीन समय में मालाबार क्षेत्र में अधिकांश जमींदार नंबूदरी ब्राह्मण थे, तो वहीं ज़्यादातर काश्तकार मोपला मुसलमान थे। ऐसे में इस विद्रोह ने एक हिंसक और सांप्रदायिक रूप ले लिया था। इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने एक मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन किया। इसी क्रम में नवंबर 1921 में जब 67 मोपला विद्रोहियों को एक बंद माल डिब्बे में तिरूर से पोदनूर की केंद्रीय जेल में ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को वैगन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़े किगाली संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? 1. किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs के उत्पादन एवं खपत में कटौती करके उसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है। 2. विकसित देश वर्ष 2019 से HFCs की खपत को कम करेंगे, जबकि सभी विकासशील देश वर्ष 2024 में खपत को स्थिर करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है केवल कथन 1 सत्य। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs जैसे पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करना था, जो पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रोटोकॉल के तहत CFCs को HFCs में परिवर्तित कर दिया गया। HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बाद में HFCs को ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से बेहद खतरनाक पाया गया। ऐसे में एक संशोधन जोड़ा गया जिसे किगाली संशोधन कहा जाता है। किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपभोग में कटौती करके उसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है। इसके तहत विकसित देश साल 2019 से HFCs की खपत को कम करेंगे, तो वहीं अधिकांश विकासशील देश, न कि सभी विकासशील देश, याद रखिएगा अधिकांश, वर्ष 2024 में अपनी खपत को स्थिर करेंगे। भारत सहित कुछ विकासशील देश अभूतपूर्व परिस्थितियों के साथ साल 2028 में अपनी खपत को स्थिर करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने इस किगाली अमेंडमेंट के अनुसमर्थन को अपनी मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस देश ने फ्यूजन इग्निशन परीक्षण को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है? ऑप्शंस हैं A ऑस्ट्रेलिया, B कनाडा, C फ्रांस, या D यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है D संयुक्त राज्य अमेरिका। कैलिफोर्निया यानी US के लॉरेंस लीवर मोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने पहली बार फ्यूजन इग्निशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस परीक्षण में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया। इस परीक्षण की सफलता ने दुनिया को नाभिकीय संलयन के माध्यम से असीमित स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फ्यूजन प्रक्रिया में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं होते और न ही लंबे समय तक रहने वाले किसी परमाणु अपशिष्ट का इससे उत्पादन होता है। ऐसे में ये एक प्रचुर मात्रा में और नियंत्रित तरीके से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 8, कोंकण अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? A भारत और जर्मनी, B भारत और फ्रांस, C भारत और ब्रिटेन, या D भारत USA। इसका सही उत्तर है C भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, सहयोग एवं तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से साल 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है कोंकण अभ्यास। साल 2021 का कोंकण अभ्यास इंग्लिश चैनल में कुछ दिनों पहले ही आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से INS ताबर और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की तरफ से HMS वेस्टमिंस्टर ने भाग लिया। प्रश्न संख्या 9, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. GSI की स्थापना साल 1851 में मुख्यतः रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए की गई थी। 2. वर्तमान में खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन GSI का मुख्य कार्य भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधनों का मूल्यांकन और विश्लेषण करना है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल कथन 1 सही, B केवल 2 सही, C 1 और 2 दोनों सही, या D 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है C यानी दोनों सही।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना साल 1851 में मुख्यतः रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के उद्देश्य से की गई थी और वर्तमान में ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का दर्जा प्राप्त कर चुका है। सभी प्रकार की भूवैज्ञानिक जानकारियों को प्रदान करने के उद्देश्य से जीएसआई जमीनी सर्वेक्षण, हवाई एवं समुद्री सर्वेक्षण, खनिजों के लिए सर्वेक्षण, जांच व प्लेट टेक्टोनिक अध्ययन जैसे विभिन्न कार्यों को अंजाम देता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। साल 2020 में जीएसआई ने अपना जीएसआई मोबाइल ऐप बीटा संस्करण को लॉन्च किया था और वर्तमान में इसे अपग्रेड कर जनता के लिए सुलभ बनाने और डिजिटल रूप से मजबूत करने का उसने फैसला किया है। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारत के किस शैक्षणिक संस्थान ने थर्माकोल के साथ भूकंप रोधी भवन निर्माण के संदर्भ में परीक्षण पूर्ण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी रुड़की, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी मुंबई। इसका सही उत्तर है बी आईआईटी रुड़की। हाल ही में आईआईटी रुड़की के भूकंप इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने पाया कंक्रीट सैंडविच पैनल के आंतरिक हिस्से में थर्माकोल या एक्सटेंडेड पॉलिस्टराइन का उपयोग मिश्रित सामग्री के रूप में किया जाए तो वो 4 मंजिला भवन तक भूकंप बलों का प्रतिरोध कर सकता है, यानी भूकंप से उन्हें बचा सकता है। भूकंप से सुरक्षा के अलावा ईपीएस का उपयोग ताप नियंत्रण की दृष्टि से भी उपयोगी है। ये भवन के भीतरी हिस्सों को गर्म वातावरण में ठंडा और ठंड की स्थिति में गर्म रख सकता है। इसके अलावा इस तकनीक की मदद से भवनों के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। साथ साथ निर्माण सामग्री एवं ऊर्जा की बचत करने की क्षमता भी इस तकनीक में विद्यमान है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू प्रोग्राम। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। क्या इस कार्यक्रम में कुछ और चीज़ें आप जोड़ना या घटाना चाहते हैं? क्या भाषा सही है? क्या यूपीएससी या एक दिवसीय एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को हम मैच कर पा रहे हैं? इन तमाम सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। नमस्कार।